नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जैसा थंबनेल आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था, यानी 2022 में 17 अक्टूबर को पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर का जो पेपर हुआ था, 150 क्वेश्चन, जिसमें अराउंड 130 क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के आए थे। और उसमें किस सेक्शन में या किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आए थे, इसका एक समग्र विश्लेषण मैं आज करने जा रहा हूं 10-12 मिनट में, ताकि एक आइडिया आप लोगों को मिल सके कि जब आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं स्कूल लेक्चर की, वैकेंसी चूंकि आ चुकी है, फॉर्म ओपनिंग उसकी हो चुकी है, और लगातार मैं भी पिछले कुछ दिनों से एनसीईआरटी का जो 11th और 12th क्लास की कंप्लीट जो दोनों किताबें हैं, यानी दोनों क्लासेस की टोटल 4 किताबें जो हैं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल थियरी, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, समकालीन विश्व राजनीति और आज़ादी के बाद का जो भारत है, भारत का राजनीतिक इतिहास, इन सब पर हम बात करने जा रहे हैं। करीब 9 क्लासेस हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं। और उसमें 11th क्लास की पॉलिटिकल थियरी वाली जो किताब है, उसमें राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं पर हमने काफ़ी सारी बात की है। तो ये जो विश्लेषण आज मैं करने जा रहा हूँ, उससे एक आइडिया आपको लग पाएगा कि किस सेक्शन में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ, 2022 में जो पेपर हुआ, उसमें किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन थे, ताकि एक अनुमान हमें लग सके कि हमारे कौन से जो सेक्शन हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है और कौन से केवल महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी जैसे कहा कि कम महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे ही सेक्शन की, सारे ही टॉपिक्स की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, हम सब जानते हैं। और काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी जो है तैयारी कर रहे हैं, और मेरिट का निर्धारण होने में हमारा सब्जेक्ट का पेपर प्लस जो जीके का पेपर है, जिसमें काफ़ी सारे जो सेक्शंस होते हैं, उन सभी की आपको तैयारी करनी होती है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान भी होता है, और आपका जो स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है, राजस्थान वाली जो जीके का पार्ट है, और अदर जो पार्ट है, उन सभी की तैयारी की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी हमें यदि ये ज्ञात हो जाए कि पॉलिटिकल साइंस के जो 5 सेक्शन हैं हमारे, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, तुलनात्मक राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारक है, और भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था वाला जो पार्ट है, उसमें किस सेक्शन में से लास्ट ईयर वाला जो पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे। आगामी दिनों में निश्चित रूप से मैं पिछले 3-4 जो एग्जाम हो चुके हैं स्कूल लेक्चरर के, उनके पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर कराऊंगा। वैसे तो लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था, मतलब 2022 में जब ये पेपर हुआ था, तब 18 अक्टूबर के दिन ही मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन कराया था बहुत बढ़िया तरह से। उसमें कई सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन फिर भी चूंकि बात 2 साल पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बहुत पुराने वीडियो नहीं देखते हैं, तो हम एक बार वापस से इन क्लासेस के माध्यम से अब उन वीडियो सॉल्यूशन को फिर से करा देंगे। और बल्कि 3-4 जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 8-10 सालों में, जो 3-4 एग्ज़ाम आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर के लिए हैं, उनके पेपर सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करा देंगे, ठीक है, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज का जो वीडियो है, इसमें हम ये बात कर लें कि ये जो 5 सेक्शन है, सिद्धांत और अवधारणा यानी थियरी और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट, और कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, और जो वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का पार्ट है, किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए, टोटल जो क्वेश्चन है मैंने बताया जैसे कि लगभग 130-132 के आसपास क्वेश्चन थे हमारे। और उसमें जो राजनीतिक सिद्धांत वाला पार्ट है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, जैसा कि आपने सिलेबस का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा, जो अभी तक का हमारा सिलेबस रहा है, और सिलेबस हमें याद भी होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक सबसे प्राथमिक जो आवश्यकता होती है कि उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका जो सिलेबस है और सिलेबस का जो विस्तार है, उसकी हमें कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत वाला जो पार्ट है, उसमें सिद्धांत का जो अर्थ है, सिद्धांत की जो उपयोगिता है, और सिद्धांत का जो पतन है, और सिद्धांत का जो पुनरुत्थान है, और इसके अलावा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, या इनका जो सिद्धांत में जो पार्ट दिया गया है, उस पर करीब 8 या 9 क्वेश्चन, वैसे 9 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिखा है क्योंकि कई बार सिद्धांत की किसी चीज़ को अवधारणा में भी देखने की, या अवधारणा किसी पार्ट को सिद्धांत में देखने की कोशिश होती है। वैसे
जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, 11th क्लास वाला एनसीईआरटी वाला तो मैंने पढ़ाया है, आगामी दिनों में राजनीतिक सिद्धांत पर भी मैं कुछ क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर लेकर आऊँगा, निश्चित रूप से लाऊंगा, अवधारणाओं पर भी लेकर आऊँगा। तो राजनीतिक सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम राजनीतिक चिंतन का अध्ययन, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन, राजनीतिक अवधारणाओं या राजनीतिक संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। उन सभी को मिलाकर हम राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय है उसकी पढ़ाई करते हैं। मतलब राजनीति का अध्ययन होता है, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन होता है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है, राजनीति के अंतर्गत आने वाली जो मूल संकल्पनाएं हैं जैसे अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, इनका जो अध्ययन है वो इसमें शामिल होता है। हमारे सिलेबस में पार्ट भी है, स्टेट है, सॉवरेंटी है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, अधिकार है और धर्मनिरपेक्षता है। ये हमारा सिलेबस है जो राजनीतिक सिद्धांत अवधारणा वाला। तो सिद्धांत वाले जो पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें करीब 8-9 क्वेश्चन आए थे। व्यवहारवाद से रिलेटेड क्वेश्चन था, किताब से रिलेटेड क्वेश्चन था, परिभाषाएं दे रखी थी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। तो ये वाला जो सेक्शन है ये हम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे और अगर आप ढंग से इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें करीब करीब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अर्थ, उपयोगिता, पतन, पुनरुत्थान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद को ढंग से यदि हम पढ़ते हैं तो 15-20 घंटे, 25 घंटे का ये पाठ होता है। बहुत बढ़िया तरह से अगर इसको पढ़ लें और रिवीजन कर लें और अराउंड 50 के आसपास पेजेस के इसके नोट्स बनते हैं हमारे, और उसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके माध्यम से न केवल मैं ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में से आए हैं, बल्कि ये जो सेक्शन है वो पढ़ने में कितना लेंदी है, कितना उसमें स्कोर हम कितना जो है हमें टाइम देना होगा, कितने उसके जो नोट्स हैं वो कितने पेजेस के लगभग होते हैं। और फिर किताबों की जानकारी मैंने जैसा कि पहला जो पूर्व में एक वीडियो था वैकेंसी आने के बाद उसमें मैंने बताई थी, उसको आप देख सकते हैं किन किन किताबों से हम ये कौन कौन सेक्शन तैयार कर सकते हैं। तो एक तो 8 से 9 क्वेश्चन इसमें आए थे। दूसरा जो पार्ट था अवधारणाओं का, अवधारणाओं की जब भी हम बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है उसमें हम अवधारणाओं का लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता पर हम बात कर चुके हैं, समानता पर हमने बात की है, न्याय पर हमने बात की है और अधिकार पर हमने बात की है। नागरिकता की भी चर्चा करते समय समानता और अधिकार का विश्लेषण आया था, और जो है राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की चर्चा अभी होना बाकी है, उस पर हम आगामी कल ही बल्कि उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो अवधारणा वाला जो पार्ट है इसमें हम देख पा रहे हैं कि लगभग 17-18 जो क्वेश्चन है वो अवधारणाओं में से पूछे गए हैं। अवधारणा वाला जो हिस्सा है उसमें 17-18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखिए, देखिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ पार्ट इंटरकनेक्टेड है निश्चित रूप से। जैसे अवधारणाओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें विचारकों का स्वतः समावेशन हो जाता है, और जब विचारकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें अवधारणाओं का स्वतः समावेशन हो जाता है। कैसे? जैसे न्याय अवधारणा के रूप में अध्ययन करते हैं तो प्लेटो ने न्याय को लेकर क्या कहा, अरस्तु ने न्याय को लेकर क्या कहा, या जिस समय हम जेएस मिल का अध्ययन कर रहे हैं उस समय जेएस मिल ने स्वतंत्रता को लेकर क्या कहा, जेएस मिल ने अधिकारों को लेकर क्या बात कही है, अधिकार कर्तव्य के संतुलन पे उन्होंने क्या बात की है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इसको इंटरकनेक्टेड करती हैं। तो अवधारणाओं को लेकर लगभग 17-18 क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार जो पहली यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं की, जैसा कि मैंने अवधारणाओं में कहा कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, इसके अलावा स्टेट है हमारे पास और प्रभुसत्ता है। स्टेट का भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर और प्रभुसत्ता का भी क्वेश्चन आया था। आप पेपर जब देखेंगे, वैसे मैं कराऊंगा सॉल्व, तो उस समय हमें पता चलेगा कि स्टेट पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे और सॉवरेंटी पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे राज्य की जब हम लोग बात करते हैं तो हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने स्टेट को लेकर क्या कहा है, मार्क्स ने स्टेट को लेकर क्या कहा है, इसका अध्ययन करते हैं। अरस्तु ने, प्लेटो ने राज्य को लेकर क्या विचार व्यक्त किए। दूसरी तरफ जब विचारकों में हम अध्ययन करते हैं तो जब कार्ल मार्क्स का अध्ययन करते हैं तो कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचार आ जाते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विचारक है। प्रभुसत्ता को जब अवधारणा के रूप में हम पढ़ते हैं तो बोधा का चिंतन भी हमें देखना पड़ता है, हमें हॉब्स का चिंतन भी, लॉक का चिंतन भी, रूसो का चिंतन भी, ऑस्टिन का चिंतन भी देखना पड़ता है। वहीं जब हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ते हैं तो उनके विचारों में रूसो की सामान्य इच्छा में प्रभुसत्ता की झलक मिलती है, हॉब्स के लेवियाथन में हमें प्रभुसत्ता का विचार मिलता है, लॉक का जो दो समझौतों की जो संकल्पना है उसमें हमें राजनीतिक प्रभुसत्ता के विचार, सीमित सरकार के विचार की झलक मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थियों कि ये इंटरकनेक्टेड पार्ट है। अवधारणाओं का पार्ट निश्चित रूप से थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कनेक्टेड पार्ट है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है इसको पढ़ने में थोड़ा आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है।
थ्योरी और कॉन्सेप्ट ये दोनों आपस में अंतर संबंधित होकर चलते हैं। मैं फिर से कहूंगा, राजनीतिक सिद्धांत के भीतर राजनीति का अध्ययन, राजनीति विज्ञान का अध्ययन, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन और राजनीतिक अवधारणाओं या राजनीतिक संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक विचारों का, चिंतकों का अध्ययन किया जाता है। ये सब मिलकर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। शुरू दिन मैंने बताया था, राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन ये दोनों राजनीतिक सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण अवयव के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो अवधारणाओं का जब हम अध्ययन करने निकलते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि एक अच्छा खासा अध्ययन हमें लगभग अवधारणाओं पे करीब 50 से 70 घंटे हमें अपेक्षित होते हैं जब हम अवधारणाओं का एक अच्छा सा अध्ययन करें। और करीब इनमें हमें 125-150 पेजेस जो है अवधारणाओं के, अगर एक एक अवधारणा हम करीब 10 से 15 पेजेस में अध्ययन करें तो इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक धर्मनिरपेक्षता 7 अवधारणाएं हैं। अगर हम एक एवरेज 15 पेजेस भी लेकर चलते हैं तो करीब 100+ पेजेस जो है वो इसमें हमें अध्ययन करने चाहिए। 100+ पेजेस का मतलब ये है कि जो भी हम किताबें, 100+ पेजेस एक आइडल पेजेस हो गए। उसका मतलब यह है कि चाहे हम 4 किताबों से अध्ययन करें, चाहे 2 किताबों से, चाहे 6 किताबों से, क्या होगा कि एक बिंदु पर आकर अधिकांश चीजें जो होंगी वो सभी किताबों में कॉमन हो जाएंगी। तो जब वो कॉमन हो जाएंगी तो अगर एक किताब से हमने उनको उतारा हुआ है, उनको लिखा हुआ है, तो दूसरी किताब से उसको फिर दोहराव करके लिखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी किताब से जब हम पढ़ रहे होंगे तो कोई नई चीज हम उसमें ऐड कर सकेंगे। मैं फिर से समझा देता हूं, जैसे हमने स्टेट का थॉट लिया और स्टेट के हमने जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, एक किताब से हमने दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा और दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में हमने ये देखा कि राजा लोग जो है परमात्मा की श्वास लेती मूर्तियां हैं, या भारतीय दर्शन में भी जो है दैवीय उत्पत्ति के विचार मिलते हैं, पाश्चात्य दर्शन में भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत मिलते हैं। ये राजा को सूर्य पुत्र माना गया, राजा कोई कभी गलती नहीं कर सकता, ऐसी अवधारणा है। दूसरी किताब जो हमने पढ़ी तो उसमें भी दैवीय उत्पत्ति में यही अवधारणाएं, यही जो विचार हमें कमोबेश मिलेंगे, तो वो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरी किताब में कुछ एडिशनल लाइन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है, उसको हम अपने नोट्स के रूप में बना लें। तो क्या होता है कि नोट्स का जो दायरा है विस्तार से लेकर के फिर संकुचन की तरफ आता है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ हमको बढ़ना होता है ना। विश्लेषण यानी फैला देना चीजों को, काट छांट करके उनका बढ़िया तरीके से अध्ययन करना व्यापकता से, और संश्लेषण कर देना यानी उसमें अनुपयोगी चीजों को छोड़कर उनके उपयोगी तत्वों को मिला देना। अध्ययन का यही तरीका है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं आप सभी से, अध्ययन के इस तरीके को आजमाइए, आप विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ आइए। विश्लेषण यानी जैसे मैंने कहा, स्टेट जब अध्ययन कर रहे हैं तो स्टेट का जो है मीनिंग क्या है, स्टेट के अवयव क्या है, स्टेट की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, स्टेट के फंक्शन क्या है, स्टेट का सरकार से क्या डिफरेंस है, समाज से क्या डिफरेंस है, समुदाय से उसका क्या डिफरेंस है, अन्य जो एसोसिएशन है उनसे उसका क्या डिफरेंस है, और स्टेट के सामने आज क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्टेट की क्या भूमिकाएं हैं, स्टेट के स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें हमको एक हमारे माइंड में ध्यान होनी चाहिए। अब भले 4 किताबें उठा लें या 2 किताबें या 6 किताबें, आपको कमोबेश यही लाइनें सब में दिखाई देंगी। हाँ, जहां तक परिभाषाओं की बात आती है और किताबों के नाम याद करने की बात आती है, वो हमें हमेशा निवेदन करता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में असंख्य परिभाषा और असंख्य किताबें हैं, वो हमें एक छांट करनी पड़ेगी, काट छांट करनी पड़ेगी कि 200, 250, 300 परिभाषाएं और करीब 200 के आसपास किताबों का नाम जो है वो हमें याद करना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहूंगा यदि मेरे द्वारा बताए जाने पर किसी को लग रहा हो साहब इतना सारा करना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल कहूंगा हाँ, इतना करना पड़ेगा। यदि नौकरी चाहिए, यदि सिलेक्शन चाहिए तो इतना याद करना पड़ेगा। अगर इतना याद कर पाने की सामर्थ्य नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर ये वाला जो एग्जाम है ये उन कैंडिडेट के काम का नहीं है, वो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे से 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म पॉलिटिकल साइंस वाले भरेंगे और वैकेंसी तो मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 वैकेंसी होती है, तो सारों को तो फर्स्ट ग्रेड नहीं मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रयास बहुत सारे लोग करेंगे निश्चित रूप से। तो कुछ यदि विद्यार्थी प्रयास नहीं कर सकते इतना अध्ययन करने का, तो उन्हें अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे, रीट की तैयारी में लगे, आरएएस की तैयारी में लगे, एओ की, ईओ की तैयारी में लग जाए, पीएसआई की तैयारी में लग जाए, एसएससी की तैयारी में लग जाए, नौकरी की तैयारी करें, नौकरी तो मिल ही जाएगी, है ना, ये ध्यान रखिए। तो मेरा आग्रह है आपसे कि राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा वाला जो पार्ट है उस पार्ट पे इस प्रकार से हमें ध्यान करने की जरूरत है सबसे पहले। अब सेकंड जो सेगमेंट है उस पे मैं आया। सेकंड सेगमेंट है हमारा विचारकों का, जिसमें पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक हैं। लगभग 19 क्वेश्चन यहाँ हमें दिखाई देते हैं। पाश्चात्य विचारकों में हमारे पास प्लेटो है, अरस्तु है, फिर मध्यकालीन चिंतन हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, फिर सिलेबस के अंतर्गत नहीं दिया हुआ स्कूल लेक्चर में, फिर मैकियावली है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, बेंथम है, मिल है और कार्ल मार्क्स है। यहाँ तक का एक थॉट है।
और चूंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब अवधारणाओं का अध्ययन करें और जब चिंतकों का अध्ययन करें तो दोनों अध्ययन एक दूसरे के साथ चलने चाहिए, एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के सहयोग में अध्ययन चला करते हैं। तो पाश्चात्य जो विचारक हैं इसमें परिभाषाओं की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई, इनकी किताबों पर जो टिप्पणियां की गई है, जैसे सेबाइन ने बहुत टिप्पणियां की है, बारकर ने बहुत टिप्पणियां की है, डनिंग ने बहुत टिप्पणियां की हैं, ठीक है, जोन्स ने बहुत टिप्पणी की है, कार्ल पापर ने टिप्पणी की है, मैक्सी ने टिप्पणी की है, वेपर ने टिप्पणी की है, लास्की ने टिप्पणी की है। ये कुछ ऐसे 15-18 टिप्पणीकार हैं जिनकी, या नेटलशिप का नाम आ जाता है, फॉस्टर का नाम आ जाता है, या फिर ठीक है, ये जो 15-18-20 टिप्पणीकार हैं मैक्सिमम, जिनकी हमें जहां भी उन्होंने इनके बारे में कोई लाइन कही है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था संपूर्ण पुनर्जागरण जो है मैकियावली में आ गया है, कथन पूछ रखे थे, या किसी अन्य प्रकार के कथन है, जैसे ग्रीन का जो स्टेटमेंट है बारकर के द्वारा उसको कोट किया जाता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ठीक है, या मैकियावली के बारे में जो है डनिंग का स्टेटमेंट, सेबाइन का स्टेटमेंट, गेटेल का स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट हमको देखने को मिलते हैं। या प्लेटो, हीगल, मार्क्स को लेकर कार्ल पापर जो है उन्हें ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के माध्यम से जो है चित्रित करता है, मुक्त समाज और उसके दुश्मन के रूप में चित्रित करता है। तो ये जो है हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पाश्चात्य विचारक इट्सेल्फ एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि हर विचारक के बारे में जो हमारा अध्ययन है उसके जो हम अपने नोट्स बनाए वो लगभग मुझे लगता है कि हर विचारक का जो पार्ट है करीब करीब 25-30 पेजेस के हमारे सेल्फ नोट्स हो जाते हैं। 9 विचारक हैं, 25 से भी हम गुणा करते हैं उसको, तो करीब करीब 200 पेजेस का ये मटेरियल हो जाता है। मैं आज थोड़ा सा एक अलग तरीके से इन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 50 पेजेस के आसपास राजनीतिक सिद्धांत अवधारणाएं, 100 पेजेस के आसपास जो है राजनीतिक सिद्धांत 50 पेजेस, अवधारणाएं 100 पेजेस करीब हो गया। पाश्चात्य विचारक में लगभग 200 पेजेस जो है हमको चाहिए, 350 पेज हो जाते हैं। भारतीय जो विचारक हैं इनके भी अच्छी संख्या में क्वेश्चन आए हैं, टोटल जैसे 19 क्वेश्चन आए हैं। और भारतीय विचारक में भी हमने जैसे देखते हैं हम कौटिल्य का अध्ययन पूछते हैं, वो राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अरविंद घोष हैं, इनका अध्ययन है। तो एक एक विचारक का अध्ययन एवरेज 15 से 20 पेजेस में शामिल होता है। 6 विचारक तो 15 6 90, तो 300 पेजेस ये हो गए, 150 पेज, तो लगभग 500 पेजेस का तो ये मटेरियल हमें याद करना होगा। और फिर मैंने वही कहा, जैसे महात्मा गांधी के मान लीजिए सत्याग्रह का विचार पढ़ रहे हैं आप, अब सत्याग्रह के एकादश व्रत की संकल्पना, तो एकादश व्रत की संकल्पना हर किताब में वही तो होगी। तो अगर एक किताब से आपने लिख लिया तो दूसरी किताब में भी उठा रहे हैं, तो उस पार्ट को स्किप कर दिए दूसरी पार्ट से। या अहिंसा को लेकर जागृत व्यक्तियों की अहिंसा, या औचित्यपूर्ण अहिंसा, या कायरों की अहिंसा का संदर्भ है, या सत्य के सापेक्ष सत्य, निरपेक्ष सत्य का विचार है, या अंबेडकर की रचनाएं हैं, या राम मनोहर लोहिया का समाजवाद का कोई विचार है, या कौटिल्य का परराष्ट्र का सिद्धांत है, उसमें षाटगुण्य नीति है, मान लीजिए संधि विग्रह आसन यान संश्रय द्वैधी भाव, या साम दाम भेद और दंड की जो नीति है, या जो है राज्यमंडल सिद्धांत के अंतर्गत सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत जो है विजिगीषु की जो संकल्पना है, या अरि की संकल्पना है, मित्र की संकल्पना, अरि मित्र की, मित्र मित्र की, अरि मित्र मित्र की, या पाषणी ग्रह की, आक्रंद की, पाषणी ग्रहसार की, आक्रंद सार की, या मध्यम की, उदासीन की, ये 12 प्रकृतियां, या उनके सप्तांग सिद्धांत का जो विश्लेषण है, स्वामी अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोश, दंड और मित्र की जो संकल्पना है, तो ये सभी किताबों में तो वही दी होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि जैसे हम 3-4 किताबों को बेस बनाते हैं ना, तो नोट्स का जो दायरा होता है, जैसे व्यापक हमने पहली एक किताब से लिखा, दूसरी किताब में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप होती चल जाती हैं, क्योंकि वो जो दोहराव है उनको तो आप नहीं लिखेंगे ना, नई नई चीज़ें लिखेंगे। तो इस तरह से लगभग ये जो सेक्शन है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं, पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचार, तो मुझे ऐसा मानना है मेरा कि करीब करीब अपने सेल्फ जो नोट्स हैं 500 पेजेस यानी 500 पेजेस के आसपास का ये मटेरियल आपके पास होना चाहिए, यदि हम सिलेक्शन चाहें। फिर क्वेश्चन आंसर की बात अलग है, वो तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके करने ही पड़ेंगे, वो एक अलग बात है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिद्धांत अवधारणा वाले में, एनसीईआरटी वाले में पार्ट में चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि उसी में कितने सारे स्लाइड्स बन गई हैं, 8-9 क्लासेज हुई हैं, एक क्लास में एवरेज मैंने 15 स्लाइड्स काम में ली हैं। तो 15 से हम 9 को गुणा करते हैं तो 15 जो है शायद 135 हो जाता है, तो करीब 100+ स्लाइड्स तो मैंने ही बनाई है। अब सोचिए जरा, 100+ स्लाइड्स तो मैंने ही, तब जाके वो किताब हमारे जो है हमारे पूरे एक अधिकार में आ पाएगी, उस किताब की जो नॉलेज होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। फिर हम बात करें तुलनात्मक राजनीति। ये कठिन पार्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कि तुलनात्मक राजनीति एक कठिन पार्ट है, कठिनतम पार्ट ये माना जाता है, और यदि किसी को सरल लगता है तो बधाई के पात्र हैं, ठीक है। अन्यथा ये पार्ट कठिन पार्ट है। तुलनात्मक राजनीति कठिन इस रूप से है, एक तो कि
इसका जो अध्ययन होता है वो सबसे पहली बात है कि सामान्यतः एमए में आकर इसका अध्ययन होता है, और फिर इसकी किताबें बहुत चुनिंदा किताबें लिखी गई हैं। इसके जो विचारक हैं वो समकालीन ही विचारक हैं, क्योंकि ये विषय हुआ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विकसित है, 1945 के बाद ये विकसित हुआ है विषय। जो नाम है इसमें वो नाम भी कठिन है, उनके द्वारा जो मॉडल्स दिए गए हैं वो कठिन है, इसकी जो शब्दावली है जिसे इसका संप्रत्यय कहते हैं वो कठिन है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था शब्द आ गया, निवेश निर्गत आ गया, जैसे राजनीतिक समाजीकरण आ गया, राजनीतिक भर्ती आ गया, राजनीतिक संप्रेषण आ गया, बाहर पश्चाताधिलाभ आ गया, निर्णय निर्माण आ गया, राजनीतिक संस्कृति आ गया, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण आ गया, भावात्मक अभिमुखीकरण आ गया, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण आ गया, शक्तियों का पृथक्करण आ गया, नियंत्रण संतुलन आ गया। ये कुछ वर्ड इसके काफ़ी कठिन होते हैं। फिर विचारकों में इसके मैंने कहा जैसे डेविड ईस्टन है, आमंड पावेल है, ल्यूसियन पाई है, डेविड एप्टर है, आरसी मैक्रिडीज है, ठीक है, एलन बॉल है, जीन ब्लॉन्डेल है, रॉबर्ट डेहल है, डेविड ट्रूमैन है। ये ऐसे कुछ विचारक हैं जिनके नाम अमूमन हम कम पढ़ते हैं। तो जिन चीज़ों कम पढ़ते हैं उनमें याद करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। प्लेटो से लेकर मार्क्स तक हर बार पॉलिटिकल साइंस का कोई भी जो विद्यार्थी है उससे बात किया तो प्लेटो से लेकर मार्क्स तक बार बार बोलते रहता है, लेकिन इनकी बात तो वो कम उदाहरण के रूप में देता है, ठीक है। या रूपांतरण की प्रक्रिया, या पर्यावरण, ठीक है, या मात्रात्मक दबाव की नीति, आयतनीय दबाव की नीति, ये सारी जो चीज़ें हैं ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो इसकी मैंने किताबें आपको बता रखी हैं। और वही बात है कि इसके जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हमारा जो सिलेबस है, अच्छा इसमें एक चीज़ थोड़ा सा कठिन करी पिछली साल से इन्होंने विश्व के जो कुछ संविधान है जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, उसकी भी जो व्यवस्था है, क्योंकि उसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो 25-26 क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें वो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ब्रिटेन की व्यवस्था के बारे में, अमेरिका की व्यवस्था, फ्रांस की व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की व्यवस्था के बारे में, तो उनका भी हमें अध्ययन करना होगा, है ना। तो उनकी कार्यपालिका, उनकी व्यवस्थापिका, उनकी न्यायपालिका, उनकी दलीय व्यवस्था, उनके दबाव समूह का अध्ययन, ये पाठ थोड़ा सा कठिन है। मेरा आग्रह है कि जब हम डेली पढ़ रहे हैं इस पाठ को डेली आपको 1 घंटा देना चाहिए। अभी से इस पाठ को डेली 1 घंटा देना चाहिए। आप चाहे सेल्फ पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे कोई ऑनलाइन जो है आपने कोर्स ले रखा है, किसी भी टीचर के साथ टीचर का कोर्स ले रखा है, चाहे मेरा कोर्स ले रखा है, कहीं भी 1 घंटा इसमें तुलनात्मक राजनीति में डेली आपको देना है, ठीक है। और तुलनात्मक राजनीति के ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। इन पे कैसे अध्ययन करना है मैं आगामी दिनों में ही 2-4-5 दिन में ही इन पर फिर एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। आज मैं सबसे पहले मूल जो बात कर रहा हूँ ये कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखिए कि ये पार्ट अपने आप में जैसे 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करीब करीब 20% जो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का वो अकेले तुलनात्मक राजनीति में से आया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है सेक्शन हो गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसको मैं थोड़ा सरल समझता हूँ, खासकर इसका व्यवहारिक पार्ट जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आए हैं, चाहे शीत युद्ध में से क्वेश्चन आए, चाहे अमेरिकी प्रधानता में से क्वेश्चन आए, चाहे भारत की विदेश नीति में से क्वेश्चन आए। ये पार्ट थोड़ा सरल है। इस पार्ट को थोड़ा हमें ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना होता है और करंट के लिहाज से भी हमको इसको पढ़ना होता है। इसमें करीब 17-18 क्वेश्चन पूछे गए। यद्यपि इसके भी सिद्धांत जैसे यथार्थवाद या आदर्शवाद या नव यथार्थवाद या खेल सिद्धांत या निर्णय निर्माण उपागम इत्यादि वो थोड़ा कठिन होते हैं। 3-4 क्वेश्चन उनमें से भी इसमें जो है आते हैं थ्योरीज वाले पार्ट में से, लेकिन इसका अप्लाइड पार्ट ज़्यादा आता है। अप्लाइड पार्ट में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि साल भर का जो करंट इवेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का वो भी हमारे पास होना चाहिए। उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2024 का जो पूरा साल भर का इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो इंटरनेशनल रिलेशन सारा का सारा करंट अफेयर ही होता है जो साल भर में जब हम उसकी बात करते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा निश्चित रूप से। तो 17-18 क्वेश्चन इसमें भी मैंने किताबों का जिक्र कर रखा है, उसमें से नोट्स आप बनाइए। इसकी संख्या भी जो अप्लाइड वाला पार्ट है उसके लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का आपको डेली अध्ययन करना चाहिए। फिर अच्छा, इसके लिए हमारी हेल्प मिलेगी 12th क्लास की जो मैं विश्व राजनीति वाली किताब कराऊंगा, उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन लास्ट ईयर वाला एनसीईआरटी में से एज इट इज़ कुछ क्वेश्चन आए थे, अमेरिकी प्रधानता वगैरह के, शीत युद्ध के कुछ क्वेश्चन उसमें एज इट इज़ आ गए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आए थे। उनको हम कैसे करेंगे इस पर आगामी दिनों में मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना हम, अभी अच्छा खासा समय है, 6 महीने प्लस का समय है। अभी जान लीजिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जैसा हम सब मानकर चल रहे हैं, वो है कि कोई अब आरपीएससी को ठान ही ले कि 2 महीने के अंदर पेपर कराना है तो करा भी सकती है, उसमें तो अपन क्या ही कहें। लेकिन हम ये मान कर, एक अनुमान जो लगाया जाता है ना, अनुमान है कि 6 महीने प्लस तो हमको मिल ही रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। पहले कुछ जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री है अध्ययन की, पहले उससे अध्ययन करें, फिर जो एडवांस चीज़ें हैं उनका अध्ययन करें। और मैं पूरी तरह से आपका साथ देने का प्रयास कर रहा हूँ,
ठीक है। और ये मेरा दायित्व भी है, मेरा कार्य भी है और ये मेरा लाभ भी है, सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद भैया हम आते हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, और इसमें तो 41-42 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पार्ट ही, मेजर पार्ट ही ये है, ठीक है। पूरे 130 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं, इसको नियमित रूप से अध्ययन करना है। ये वो पार्ट है जो अन्य एग्जाम में भी हमारा काम करता है, आप अदर भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी पॉलिटी के क्वेश्चन काम आ जाएंगे। और अभी एनसीईआरटी 11th क्लास की जो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था वाला मैं किताब कराऊंगा उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, इसमें काफ़ी सारी चर्चाएं करूंगा। पॉलिटी की तो वैसे भी मैं बहुत सारी चर्चाएं करते रहता हूँ, है ना, अपनी यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं मैं करते रहा हूँ। इसमें हमारी भी एप्लीकेशन में जो कोर्सेज हैं, जैसे 5 मॉड्यूल हैं, उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है कि सबसे जो ज़्यादा जो वीडियो क्लासेज हैं वो मॉड्यूल 4 जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उसमें अकेले इसी मॉड्यूल में शायद 100 के आसपास वीडियोस जो है उसका समावेशन किया है, बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सिलेबस। इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है ना, तो उसके कारण फिर वही करंट का भी इसमें हम समावेशन कर देंगे। 2024 का पूरा करंट जो है वो मैं यूट्यूब पे यहाँ करा दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक प्रारंभिक जो विश्लेषण मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे इस पर बात करनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने बात की, वैसे 15-1 मिनट सोच रहा था मैं, लेकिन 25 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं, महत्व की बातें थी। आग्रह है, आज जो बातें मैंने बताई इनको 2-1 बार इस वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा माइंड में नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा कुछ ये लिख लीजिए। आगामी दिनों में हम इस तरह से तैयारी करें, जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको। एनसीईआरटी वाला अध्ययन अच्छे से कर ले, तो एनसीईआरटी वाला तो मैं करा रहा हूँ अध्ययन आपको, है ना, तो उसमें तो आपका भार हल्का हो गया कि वो क्लासेस देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, काम अच्छा हो जाएगा। तो 130 क्वेश्चन में से मान लीजिए 15 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी वाली उन किताबों से आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन भी उनमें से आ जाते हैं, तो वो हमारा मामला थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आगामी दिनों में, जैसे मैंने कहा, कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें पॉलिटिकल थियरी में, थिंकर्स में, कंपैरेटिव में, आईआर में, पॉलिटी में, ये मैं कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें में कराऊंगा, और क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के मैं आगामी दिनों में आपको कराऊंगा ही कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और फिर अपना सेल्फ जो किताबें हैं उनको पढ़िए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे हम जो है काफ़ी जो है व्यापक क्लासेस लेके आएंगे, और उसके माध्यम से आपको अच्छी जो है तैयारी उन क्वेश्चंस की हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज ये वाली जो क्लास है बड़ी उपयोगी रही होगी। कल मैं फिर से एनसीईआरटी वाला जो सेक्शन है उसकी बात करूंगा, और कल जो है हम 11th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर बचे हुए हैं उन चैप्टर्स पे हम बात करेंगे। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खूब सकारात्मक बने रहिएगा, और बिल्कुल तैयारी कीजिए शानदार तरीके से, और जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।